जय हिंद चिल्ड्रन। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 12वीं का एक पेपर हो चुका है, 10वीं का होने वाला है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मैं आज के वीडियो में इंग्लिश के पेपर के नज़र मध्य कुछ महत्वपूर्ण डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। चूंकि एक ही वीडियो में सभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए और भी वीडियो में डू एज डायरेक्टेड के लेकर आऊँगा, और साथ ही जो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड इंग्लिश पेपर के क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, मोस्ट आईएमपी हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा एक्सप्लेनेशन के सहित। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज डू एज डायरेक्टेड को लेकर। सबसे पहले आई डू माई वर्क, इसको नेगेटिव बनाने के लिए कहा है। तो ये आई डू माई वर्क, ये एक प्रकार से एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे जो कि इसको बारीकी से नहीं समझ पाते तो गलती कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरली आई डू नॉट, यहाँ तक बच्चे सही कर लेते हैं, और माई वर्क लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखिए, इसका जो सही नेगेटिव होगा वो होगा आई डू नॉट डू माई वर्क, यानी कि आपको यहाँ पर डू एज ए मैन वर्ब यूज करना है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन डू की बजाय डज वाला भी हो सकता है, डिड वाला भी हो सकता है। तो जैसा कि डू वाला है तो हमने लिखा डू नॉट डू। अगर डज होता यहाँ पर तो हम लिखते डज नॉट डू, डिड होता तो हम लिखेंगे डिड नॉट डू। यानी कि तीनों स्थिति में हमको डू का यूज करना है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट में आते हैं। ही नोज मी, पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो मी का हो गया आई, और क्योंकि ये V1 है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब पैसिव वॉइस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूल में एम इज आर में से कोई चुनते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई है, और आप जानते हैं आई के साथ एम का यूज होता है। तो आई एम नोन, जैसा कि पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में रहती है, तो नो का थर्ड फॉर्म नोन हो गया यहाँ पर। तो आई एम नोन टू हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और मैंने टू को यहाँ पर अंडरलाइन किया है कि आप इसकी जगह बाई का प्रयोग ना कर दें, क्योंकि मोस्टली पैसिव वॉइस में एजेंट के पहले बाई का यूज होता है, पर सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन ही आता है। उनमें से एक है नो, और नो के साथ टू का यूज होता है। इसलिए यहां पर ही नोज मी का पैसिव वॉइस हो गया आई एम नोन टू हिम, ना कि नोन बाय हिम। बाय हिम लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं हम इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना, अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल आइटम में से है। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इफ शी डज नॉट स्टडी बायोलॉजी शी विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। तो यहां पर हमको कहा गया है यूज अनलेस। तो अनलेस का यूज है, मतलब इफ के स्थान पर ही अनलेस का यूज होता है। तो हम ये देखते हैं कि इफ के स्थान पर हमने अनलेस का यूज कर दिया, और
अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इफ के साथ जो नेगेशन को शो करने वाला पार्ट है वो हट जाता है, यानी कि अनलेस शी, और ये यहां से हट गया और सीधे हम वर्ब में आ गए। और स्टडी है तो हमने यहाँ पर स्टडीज कर दिया, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि जो शी सब्जेक्ट, ही, शी, इट, इनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो अनलेस शी स्टडीज बायोलॉजी शी विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। सेकेंड पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, केवल हमको यहां पर ये ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा डज नॉट है और जब अनलेस लगाते हैं तो ये हट जाता है, तो वर्ब में एस लग जाता है। अब जैसे स्टडी है तो स्टडी में एस लगा है, वाई के स्थान पर आई और ईएस का यूज हुआ है। तो अगर यही डू नॉट होता तो जब डू नॉट हटता है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। अगर डिड नॉट होता तो यही वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाती, यानी स्टडी का स्टडीड हो जाता। तो ये डज वाला भी आ सकता है, डू वाला भी आ सकता है, डिड वाला भी आ सकता है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि डू नॉट को अगर हम हटा रहे हैं तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। डज नॉट को हम हटा रहे हैं तो वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा, और डिड नॉट वाला आया है, डिड नॉट को हटा रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। चलिए, तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने डू, डज, डिड तीनों वाले की बात कर ली है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है मोहन शट द डोर। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक। नेगेटिव बनाने भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव बनाने भी आ सकता है। नेगेटिव जैसे कि हमने यहां बनाए थे, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं, नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम फ्रंट में लिखते हैं। तो यहां पर देखना यह है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहले भी मैंने वीडियो में ये चीजें डील कर चुका हूं स्पेशली। तो अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है तो ये देखा जाता है कि वर्ब में एस या ईएस लगा है या नहीं लगा है। अगर एस या ईएस लगा है तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब डज होगी। एस या ईएस नहीं लगा है तो डू होगी, और वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वर्ब आई है वो है शट, लाइक कट। ये उस प्रकार की क्रिया है जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट, 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 लाइक, कट, कट, कट। तो अब यहां पे हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां जो ये वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है। इसको पहचानने के दो तरीके हो सकते हैं, दो चीज यहां पे हो सकती है जिसके थ्रू हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है। अब यहां जो दिया हुआ है हम देख रहे हैं कि मोहन शट द डोर। अगर हम ये मान लें कि ये फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या मोहन शट सही है? नहीं, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी एक वचन है, और एक वचन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो अगर एस या ईएस होता यानी एस लगा हुआ होता मोहन शट्स, तो क्लियर था कि ये फर्स्ट फॉर्म में है। पर चूंकि यहां पर एस या ईएस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, ये सेकंड फॉर्म में है। तो यही हम इसी के थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म में है कि मोहन
शर्ट्स होता है अगर हम उसको प्रेजेंट टेंस में कहते हैं तो चूंकि शर्ट्स नहीं है इट मीन्स ये सेकंड फॉर्म में है, और जब सेकंड फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब डिड। तो इसका जो इंट्रोगेटिव है वो क्या बनेगा, डिड मोहन शट द डोर। शट को हमने फर्स्ट फॉर्म में लाया है। अब चूंकि फर्स्ट फॉर्म भी शट है, सेकंड भी शट है, तो यहां ये फर्स्ट फॉर्म में कहलाएगा, क्योंकि डिड जब यूज किया जाता है तो निश्चित रूप से वहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है। तो ये बन गया डिड मोहन शट द डोर। इस प्रकार की वर्ब अगर आती है तो एक तो ये यहां पे आपको वेरीफाई करने मिल सकता है, या फिर कोई टाइम इंडिकेटिव वर्ड बाद में दिया हुआ होता है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो लास्ट नाइट। तो ये लास्ट शब्द है LAST, ये पास्ट का सूचक है। तो अगर इस तरह से कोई आता है तो उसे आप पास्ट टेंस में मान के चलिए। चलिए अगला देखते हैं अब हम। I know that you are a rich man। और इसमें जो आपसे ये देखिए इसको अंडरलाइन किया गया, दैट यू आर ए रिच मैन, और कहा गया आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज, यानी कि ये जो अंडरलाइन क्लॉज है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो आई नो दैट यू आर अ रिच मैन, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये एक नाउन, एक इंफॉर्मेशन, जैसे व्हाट का आंसर हमको मिल रहा है, आई नो व्हाट, तो ये व्हाट का ये पूरा आंसर ये क्लास दे रही है, इसको कंप्लीट कर रही है यहां पे। तो आई नो दैट यू आर अ रिच मैन, ये नाउन क्लॉज है। सो चिल्ड्रन, ये इस वीडियो में मैंने इतने एक्सरसाइज लिया है। आगे वीडियो में और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डू एज डायरेक्टेड, वो अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आ रहा हूं। आप इसको अच्छे से जानिए, सीखिए और तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।